Hello students, today we are going to study the very first chapter of partnership accounting, that is accounting for partnership firms fundamentals. ये आपका सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स का। पार्टनरशिप का जन्म कब हुआ? पार्टनरशिप का जन्म जब हुआ, आपने 11th क्लास में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। एक अकेला व्यक्ति ओनर हुआ करता था और सारे काम बिजनेस के उसको ही किया करने पड़ते थे। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल भी अकेला व्यक्ति लगाता था, उसके बाद बिजनेस को मैनेज भी अकेला ही व्यक्ति किया करता था। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। एक अकेला व्यक्ति सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। तो उसके बाद पार्टनरशिप का जन्म हुआ। तो पार्टनरशिप का कंसेप्ट वहाँ शुरू होता है जहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप का ख़त्म होता है। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी एक्ट्स को गवर्न करती है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 में दी हुई है वो इस तरीके से है: पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जहां पर सभी किसी बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए सहमत हुए हैं। वो बिजनेस जो सबके द्वारा चला जाएगा या फिर सबके बिहाफ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाएगा, उस रिलेशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब इसके मेन फीचर्स, इसकी खास खास बातें क्या हैं, क्या विशेषताएं, वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले 2 और मोर पर्सन्स, अकेला व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर कहलाता है, इसलिए ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार नहीं दी गई है, मगर कंपनीज एक्ट 2013 कहती है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का बिटवीन पार्टनर्स। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन में, यानी मौखिक भी हो सकता है या फिर लिखित में भी हो सकता है। ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ये बात यहाँ पर ध्यान रखें कि बिजनेस लीगल होना चाहिए, कानूनी रूप से लीगल होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए और मस्ट बी फॉर प्रॉफिट्स। और बिजनेस का जन्म, बिजनेस का एग्जिस्टेंस प्रॉफिट्स के लिए होना चाहिए, ना कि लॉसेस के लिए। इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीगल का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करिए 4 चोर रात में मिले और वो कहते हैं कि चलो उस कॉलोनी को लूटना है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कही जा सकती क्योंकि उनका काम इलीगल है। इसलिए पार्टनरशिप लीगल होनी चाहिए, जिसको कानून अप्रूव करता हो। उसके अलावा प्रॉफिट्स के लिए ही बिजनेस स्थापित किया गया हो। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सभी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये पॉसिबल है कि कोई माइनर पार्टनर है, कोई 18 साल से कम उम्र का है, तो ऐसा समझा जाता है कि वो इतना सक्षम नहीं, इतना कैपेबल नहीं है कि बिजनेस को रन कर सके। इसलिए कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसे लॉसेस में भागीदार नहीं बनाया जा सकता। तो सारे पार्टनर्स प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहां पर समझ लें, प्रिंसिपल का मतलब क्या है। कोई भी पार्टनर प्रिंसिपल जब कहलाता है जब वो दूसरों की बिहेवियर से, दूसरों के एक्ट से, दूसरों के कामों से बंधा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप का रिलेशन ऐसा होता है कि एक पार्टनर वो बाकी के पार्टनर्स के एक्ट से बंधा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ABCD 4 पार्टनर्स और ए जो है प्रिंसिपल है। किस सेंस में? अगर B, C और D तीनों मिलकर के कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी एक्सटर्नल कंपनी से या एक्सटर्नल पार्टी से, तो वो उस पर भी लागू होगा। उसी तरीके से हर एक पार्टनर एजेंट होता है। एजेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टनर अपने एक्ट के द्वारा दूसरे पार्टनर्स को बांध सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ABCD
4 पार्टनर्स, ए ने कोई एग्रीमेंट कर दिया तो उसने वो एग्रीमेंट फर्म के बिहाफ पर किया, यानी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर किया, इसलिए वो पार्टनर्स भी बाउंड हो जाएंगे उस एग्रीमेंट को मानने के लिए। तो इस तरीके से सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन। बिजनेस ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर। सारे पार्टनर्स बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं, और एग्रीमेंट के अनुसार ही पॉसिबिलिटी है कि उनमें से कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पर पार्टिसिपेट करे, बिजनेस को रन करे या बिजनेस को कंडक्ट करे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार एक पार्टनर को जो अधिकार दिए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। जो भी रेशियो तय हुआ है सारे पार्टनर्स के बीच में, उसी रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट है राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंडक्ट में, बिजनेस की रनिंग में किसी भी पार्टनर को पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है। राइट टू बी कंसल्टेड ऑन बिजनेस मैटर्स। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, उस मैटर में डिसीजन लेने से पहले पार्टनर से कंसल्ट किया जाना चाहिए, ये भी पार्टनर का अधिकार है। यानी बिना कंसल्ट किए बिजनेस या फर्म कोई डिसीजन नहीं ले सकती। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड हैव अ कॉपी। सारे पार्टनर्स को अधिकार है कि वो जो भी अकाउंटिंग बुक्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उनकी एक कॉपी, जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी भी ले सकते हैं। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन को वो डिसअलाउ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारे पार्टनर्स अलाउ करते हैं या सारे पार्टनर्स एग्री हों तो ही नए पार्टनर का एडमिशन होगा। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं होता तो नए पार्टनर का एडमिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू हैव शेयर इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इसका मतलब पार्टनरशिप में जो भी एसेट्स हैं उस सारे एसेट्स में और सारी लायबिलिटीज़ में पार्टनर्स का शेयर होगा, ये भी उसका अधिकार है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन टू फर्म एट द रेट 6% पर एनम इफ रेट नॉट एग्रीड। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कोई पार्टनर फर्म को या बिजनेस को लोन दे देता है अपनी तरफ से और रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं हुआ है, तो उस केस में बिजनेस 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट उस पार्टनर को देगा। तो पार्टनर को अपने उस लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रिसीव करने का पूरा अधिकार है। उसके बाद राइट टू बी इंडेमनीफाइड इफ पार्टनर मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर को यह अधिकार है कि अगर वो फर्म के बिहाफ पर कोई भी पेमेंट करता है, अपनी जेब से पैसा खर्च करता है, तो उसकी उस क्षतिपूर्ति का, उसके उस पेमेंट की दोबारा इंडेमनीफाई किया जाए, यानी उसको पे बैक किया जाए। राइट टू रिटायर और डिसकंटिन्यू आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। किसी भी पार्टनर को यह अधिकार है कि एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो बिजनेस से रिटायर हो सकता है या बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर सकता है। तो ये सारे राइट्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनर्स को दिए हुए हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट की लिखी हुई होती हैं और उस पर सभी पार्टनर्स के साइन होते हैं। तो ये एक लिखित दस्तावेज है। बेसिकली ये स्टैम्प पेपर्स पर होता है और इसका उद्देश्य, इसका एम केवल इतना होता है कि पार्टनर्स के बीच में भविष्य में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट हो तो इसके बेस पर, इसको आधार बनाते हुए सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लिया जाए। इसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो उम्मीद है यह आपको याद रहेगा। यहाँ पर ध्यान रहे कि रिटन एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये पार्टनर्स के पार्ट पर कंपलसरी नहीं है। अब आ जाइए मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में मेन कंटेंट्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि क्या क्या चीज़ें
मेन पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। बिजनेस, फर्म कहते हैं बिजनेस को, आप यहां समझ लीजिए। एक अकेले पार्टनर को पार्टनर कहा जाता है और कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को फर्म कहा जाता है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम और एड्रेस इसका जिक्र होता है। उसके बाद नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम और उनके एड्रेसेस इसमें डिस्क्राइब होते हैं। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरह का है और बिजनेस किस तरह के गुड्स में डील कर रहा है। कोई सर्विस बिजनेस है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहां देना होता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, हर एक पार्टनर ने, प्रत्येक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल, कितना कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या करेगा, उसका जिक्र यहां करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स यानी जो पैसा बिजनेस ने लगाया है, जो पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया है, क्या बिजनेस उस पर इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन इस कॉलम में लिखी जाती है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपको पता होगा कि अमाउंट जो एक पार्टनर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो इस कॉलम में ये जिक्र किया जाता है कि कितनी अमाउंट एक पार्टनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर सकता है, यानी इट डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम लिमिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो क्या फर्म बिजनेस, उस फर्म या बिजनेस उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी या फिर नहीं करेगी, और अगर करेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ जाइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितने भी पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट्स को या लॉसेस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, यहां पर उसका जिक्र किया जाता है। सैलरी, पॉसिबल है कि सारे पार्टनर्स वर्किंग ना हो, तो ऐसे केस में जो पार्टनर वर्क कर रहा है क्या उसको सैलरी दी जाएगी, अगर हां तो कितनी सैलरी दी जाएगी, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। गुडविल, गुडविल एसेट है, आपने 11th में पढ़ा भी होगा। गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो एडमिशन के टाइम पर अगर नया पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, उस मेथड का जिक्र इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप्स आपने पढ़ा है 11th में कि कई तरह की होती है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, उसका पीरियड क्या होगा, कितने सालों के लिए, कितने महीनों के लिए पार्टनरशिप स्टैब्लिश की गई है, और उसके अलावा जब पार्टनरशिप खत्म होगी तो बिजनेस को डिसोल्यूट करने के, यानी भंग करने के, बिजनेस को बंद करने के, पार्टनरशिप को बंद करने के मेथड्स क्या होंगे, उन चीज़ों का जिक्र यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कौन सी तारीख से शुरू हो रही है, कौन से दिन से शुरू हो रही है, वो सारा यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट्स, क्या फर्म या बिजनेस बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, और अगर करेगा तो वो अकाउंट किसके नाम पर होगा, वो अकाउंट क्या फर्म के नाम पर होगा, बिजनेस के नाम पर होगा, या फिर किसी पार्टनर के नाम पर बैंक में अकाउंट खोला जाएगा। उसके अलावा चेक्स को साइन करने की अथॉरिटी किसके पास होगी, चेक्स को साइन कौन करेगा, ये सारी बातें इस कॉलम में डिस्कस की जाती हैं, इसमें मेंशन की जाती हैं। उसके अलावा रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर एडमिशन होता है किसी नए पार्टनर का तो कौन कौन से नियमों का पालन किया जाएगा, उन सारे नियमों का जिक्र इसके अंतर्गत किया जाता है। हाउ टू सेटल द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, जब पार्टनर रिटायर होगा आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस तो उसके अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिटायरिंग पार्टनर की जो भी अमाउंट बनती है, जो उसको रिटायरमेंट के टाइम देनी है, उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके सारे मेथड्स, उसका तरीका यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाएं। अब डिस्प्यूट्स हो जाएं तो वो डिस्प्यूट्स किस तरीके से रिजॉल्व किए जाएंगे, कैसे सेटल किए जाएंगे, ये सारी बातें इसमें लिखी जाती हैं। पॉसिबिलिटी है
हो सकता है कोई आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट किया जा सके। आर्बिट्रेटर एक लीगल पर्सन होता है जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। उसके अलावा पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पार्टनर्स और भी कई सारे पॉइंट्स इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पूरी तरह से पार्टनर्स के ऊपर। तो आई होप पार्टनरशिप डीड आपकी समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या डिस्प्यूट। अगर सपोज करिए पार्टनरशिप डीड नहीं है या ओरल एग्रीमेंट है या फिर डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स में, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार क्या रूल्स अप्लाई होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। और दिस इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आगे क्वेश्चंस में भी आपको करना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या डिस्प्यूट हो गया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। चाहे पार्टनर्स ने आपस में कितना भी रेशियो तय किया हो वो नहीं माना जाएगा। प्रॉफिट्स इक्वल बटेंगे, लॉसेस इक्वल बटेंगे, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई या इन्वेस्ट की गई कैपिटल पे बिजनेस कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेगा, और अगर पे करेगा तो वो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और वो भी प्रॉफिट्स के केस में ही करेगा। लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। दोबारा ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है या डिस्प्यूट है तो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा उसी प्रकार फर्म या बिजनेस पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेगी। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर्स को अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है या फिर डिस्प्यूट है, तो कोई सैलरी या कोई कमीशन पार्टनर्स को उनके काम के लिए नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं हुआ है, तब भी बिजनेस या फर्म 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट पे करेगी, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। यानी उस लोन को बिजनेस एक्सटर्नल लायबिलिटी मानेगा, और एक्सटर्नल लायबिलिटी मानते हुए चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उस पर इंटरेस्ट हर कीमत पर 6% पर एनम के अकॉर्डिंग पे करेगा। और लास्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स राजी ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि नए पार्टनर का एडमिशन केवल तभी हो सकता है जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, वो सब राजी हों। अगर एक भी पार्टनर राजी नहीं है तो नए पार्टनर का एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई हों, और उम्मीद करता हूं अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।